पायल और शीतल दोनों पक्की सहेलियां थीं। यूं तो दोनों बचपन से एक दूसरे को नहीं जानती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉलेज में मिली थी। तभी से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही हमेशा एक दूसरे का मुसीबत में साथ देती थी और हमेशा एक दूसरे की मदद भी करती थी। समय बीतता है और अब दोनों बड़ी हो जाती है। दोनों की ही अब शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर उन दोनों के जीवन में एक घटना होती है जिसका उन दोनों के जीवन में ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन दोनों सहेलियों के साथ ऐसा क्या हुआ। शादी के कुछ दिन बाद पायल अपने मायके आती है। माँ, क्या तुम्हारी शीतल से बात हुई? क्या वो यहाँ आई थी? नहीं बेटा, शीतल बिटिया तो इतने महीनों से अपने मायके आई ही नहीं है, और तुम तो जानती ही हो कि मैं उसके घर वालों से बात नहीं कर सकती। पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हम उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकते। हाँ माँ, लेकिन मुझे शीतल की हमेशा बहुत चिंता सताती है। ना जाने वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम उसे कैसे ढूंढे। हाँ मेरी बच्ची, तूने बिल्कुल सही कहा। शीतल की चिंता तो मुझे भी सताती रहती है। वो बहुत ही प्यारी और हंसमुख बच्ची थी, सभी की बहुत मदद करती थी। न जाने उस बेचारी के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि शीतल बिटिया हमेशा अपने जीवन में खुश रहे। सारी घटना जानने के लिए चलिए चलते हैं कुछ महीने पीछे। यार, हम दोनों की शादी तो एक ही साथ हो रही है। हाँ तो सही है ना, हम सारी शॉपिंग एक साथ करेंगे। हाँ, ये भी है। तभी शीतल के पास उसके होने वाले पति का फोन आता है। जीजा जी बहुत केयरिंग है। चुप करो शैतान। फोन पर बात करने के बाद शीतल, हो गई जीजू से बात? हाँ मैडम। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और तुम्हें तुम्हारे ससुराल में माँ बाप का प्यार मिले। हाँ, तुमने सही कहा। अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो उन्हें मेरी शादी की कितनी खुशी होती। कोई बात नहीं शीतल, इस तरह दुखी नहीं होते। अच्छा ठीक है, अब चलो हम शॉपिंग करते हैं। ओके। शीतल के माता पिता नहीं थे। शीतल का केवल एक बड़ा भाई और उसकी भाभी ही थी। इस तरह दोनों सहेलियों ने अपनी शादी की तैयारी एक साथ की थी। फिर देखते ही देखते दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। शीतल और पायल दोनों ही ज्यादा अमीर घराने से नहीं थी, लेकिन शीतल का ससुराल बहुत ही ज्यादा अमीर था। उसकी एक अमीर घराने में शादी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पायल की शादी एक छोटे से गरीब परिवार में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद, कैसी हो पायल तुम? शीतल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? जल्द ही। फिर शादी के कुछ दिन बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे से पहली बार मिलती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। मैं भी। अरे वाह! तुम मेरे लिए क्या लाई हो? एक प्यारा सा टेडी बेयर और न्यू ड्रेस। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा, तुम मेरे लिए क्या लाई हो? वो मैं बस कुछ नहीं। अरे अब दिखाओ भी। पायल को शीतल के गिफ्ट के आगे अपना गिफ्ट छोटा नजर आ रहा था, इसलिए वो शीतल को गिफ्ट दिखाने में शर्मा रही थी। लेकिन शीतल जिद करके पायल का गिफ्ट ले लेती है, तो वो देखती है कि पायल उसके लिए एक सुंदर सा स्कार्फ लेकर आई थी। वाह पायल, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। क्या तुम्हें पसंद आया? पसंद नहीं। मैं अगली बार। अरे मैडम रुको तो, मेरी बात तो पूरी सुनो। मुझे पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आया। तुम भी ना। तब फिर से शीतल के पास उसके पति का फोन आता है। लगता है जीजू तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि वो बाहर दूसरे देश में रहते हैं और उन्हें जब टाइम मिलता है तभी वो कॉल कर पाते हैं। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, तुम जल्दी से बात करो। दरअसल शीतल का पति दूसरे देश में जॉब करता था, इसलिए वो वहाँ पर अकेला रहता था। फिर थोड़ी देर बाद, चलो अब चलकर कुछ खाते हैं। उसके बाद दोनों सहेलियाँ कुछ खाती है और फिर अपने अपने घर वापस चली जाती है। इस तरह शादी के बाद भी दोनों सहेलियों में काफी प्रेम था। कुछ दिन बीतने के बाद पायल गर्भवती हो जाती है और उसे एक प्यारा सा बेटा होता है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। शीतल पायल से मिलने आई थी। शुक्रिया शीतल, आओ बैठो, हमारे इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। क्या पायल? उसके बाद पायल की सास शीतल का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। आओ बेटा, खाना खा लो।
पायल चटाई बिछाती है और उस पर बैठकर वो दोनों खाना खाते हैं। पायल की सास उन दोनों को खाना खिला रही थी। लो बेटा और लो। नहीं माँ जी, बस। अपने प्रति इतना प्यार देखकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ जी। मैं समझ सकती हूँ शीतल, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। शीतल को अपने माता पिता की याद आ गई थी। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ सारे दुख सुख बांटती थी, लेकिन फिर अचानक से शीतल कुछ खोई खोई रहने लगी। धीरे धीरे शीतल पायल से बात करना कम कर देती है और अब तो वो उससे मिलने भी नहीं आती थी। एक दिन पायल शीतल के पास फोन करती है। तुम आजकल कहाँ गायब रहने लगी हो? कहीं नहीं पायल, बस थोड़ा काम था। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत ज्यादा उदास रहने लगी हो, क्या बात है? नहीं तो? देखो, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं है पायल। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। लेकिन सुनो। शीतल पायल की बात पूरी सुने बिना ही कॉल कट कर देती है। पायल जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है और शीतल उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए पायल देरी नहीं करती और फिर वो एक दिन अचानक से शीतल के ससुराल उससे मिलने पहुंच जाती है। वहां पर जाकर पता चलता है कि शीतल की सास शीतल के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। इसके बाद पायल ये बात जब शीतल के भैया और भाभी को बताती है तो वो भी शीतल की कोई मदद नहीं करते, उल्टा पायल को ही सुनाने लग जाते हैं। फिर पायल शीतल के पति आरव से बात करती है। जब पायल आरव को ये सारी बात बताती है तो उसके बाद अचानक से शीतल कहीं गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से पायल शीतल से नहीं मिली थी। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया था। पायल को हमेशा चिंता सताती थी कि अचानक उसकी सहेली कहाँ चली गई। ना ही उसका फोन मिलता है और ना ही और कुछ। आज तक पायल को उन सब चीजों की वजह नहीं पता चली थी कि आखिरकार उसकी सास उसके साथ ऐसा क्यों करती थी। लेकिन अब जल्द ही पायल के सभी सवालों का जवाब मिलने वाला था। फिर नए साल वाले दिन पायल के घर पर किसी की दस्तक होती है। जब पायल दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने शीतल और आरव थे। शीतल, तुम कहाँ थी? मैंने सोचा मैं न्यू ईयर पर तुम्हें सरप्राइज दूं। शीतल को देखकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। फिर पायल दोनों को अंदर लेकर आती है और उन्हें चाय नाश्ता करवाने के बाद, मुझे बहुत खुशी है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। शुक्रिया, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि। मैं जानती हूँ तुम्हारे बहुत से सवाल है, मैं सभी सवालों का जवाब देती हूँ। हाँ। दरअसल मेरी शादी के बाद पहले तो सभी सही चल रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद जब मैं माँ नहीं बन पा रही थी तब मैंने टेस्ट करवाए और मुझे पता चला कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। क्या? हाँ, इसलिए मेरी सास ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू किया। वो हर रोज़ मुझे मारती, मुझे मनहूस कहती, तो कभी मुझे गर्म पानी से जलाती तो कभी गर्म तेल से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगर उस दिन तुम आकर मेरा साथ न देती तो शायद मैं ये बात किसी को भी बताने की हिम्मत ना कर पाती। क्या? हाँ, शीतल ने इतने सालों में ये सब कुछ सहा और यहाँ तक कि मुझे भी ये बात नहीं बताई ताकि मैं अपनी माँ से अलग ना हो जाऊं। लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने अपनी माँ से सब रिश्ते नाते तोड़ दिए और मैं शीतल को अपने साथ दूसरे देश ले गया। वहां पर मैंने शीतल का इलाज करवाया और जब शीतल की दिमागी हालत ठीक हो गई तो हम फिर वापस इंडिया आ गए। ये सब सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन शीतल, तुम्हें कभी भी अकेले ये सब कुछ नहीं सहना चाहिए था। तुम्हें हमें बताना चाहिए था। कोई भी लड़की ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती। तुम जब अचानक से गायब हो गई तो तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता सताने लगी थी। हाँ, पायल ने तुम्हारा पता लगाने के बारे में बहुत कोशिश की। कई दिनों तक तो पायल बहू ने खाना तक नहीं खाया। मुझे माफ़ करना पायल, मैं तुम्हें बिना बताए अचानक चली गई, लेकिन उस समय मेरी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नए साल पर आकर तुमने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है, इसलिए अब तुम यहाँ पर मेरे साथ ही रहोगी। हाँ बिल्कुल। मैं जानती हूँ शीतल, हमारे छोटे से घर में शायद तुम्हें परेशानी हो सकती है। हम बहुत गरीब है, लेकिन दिल से बहुत अमीर हो। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो पायल? जो प्यार मुझे इस घर में मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। हाँ बेटा, तुम भी इस घर की बेटी ही हो।
ये बात सुनकर शीतल भावुक हो जाती है। इस तरह शीतल नए साल से पायल के साथ ही रहने लग जाती है और उसकी पूरी प्रेगनेंसी तक उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। साथ ही पायल की सास भी शीतल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। भले ही पायल और उनके घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो सभी शीतल को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। फिर समय बीतता जाता है और पायल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अस्पताल से घर आने के बाद, ओह कितना प्यारा है, मैं तुम्हारी मासी हूँ बेटू। मासी नहीं, माँ। ये तुम क्या बोल रही हो पायल? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं अपना दूसरा बच्चा तुम्हें गोद दे रही हूँ। अब से तुम ही इसकी माँ हो। ये बात सुनकर शीतल रोने लग जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मुझे पता है तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी और मुझसे भी ज्यादा प्यार तुम इसे दोगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। हाँ। अब से मैं और आरव जी भी तुम्हारे घर के पास ही रहेंगे, ताकि हम सब एक दूसरे से हमेशा मिल सके। ओके बॉस। इस तरह पायल और शीतल नए साल से अपनी एक अलग शुरुआत करते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ व्यतीत करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं मौत दे दी? मनोरमा, संभालो खुद को। ऐसी हालत में तुम्हारा इस तरह रोना ठीक नहीं है। तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा? मेघा, अब तुम ही बताओ, जिसका सुहाग उसे छोड़कर चला गया हो वो कैसे जी सकती है? मनोरमा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के खातिर। मनोरमा का पति रजनीश एक इलेक्ट्रीशियन था। हर दिन की तरह रजनीश किसी घर में वायर ठीक करने का काम कर रहा था, लेकिन अचानक बिजली का झटका लग जाने के कारण रजनीश वही दम तोड़ देता है। मनोरमा 8 महीने की गर्भवती होती है। अपने पति की मौत की खबर सुन मनोरमा पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन अपने कोख में पल रहे बच्चे की वजह से मनोरमा बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। जैसे तैसे कर मनोरमा का आखिरी महीना खत्म होता है और अब मनोरमा अस्पताल में एक साथ 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। मुबारक हो, आपको जुड़वा बेटियां हुई हैं। अगर आज ये होते तो कितना खुश होते। ये तो शुरू से ही चाहते थे कि हमें एक बेटी हो और भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी, लेकिन इन्हें मुझसे दूर कर लिया। मनोरमा अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को पालने के लिए अब लोगों के घरों में साफ सफाई और फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और मनोरमा की दोनों बेटियां 6 साल की हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे पालक नहीं खाना है। माँ, आप जानते हो ना कि मुझे पालक नहीं पसंद है। मुझे चाउमीन खानी है। आप मेरे लिए चाउमीन बनाओ। श्रुति बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। मैंने तुमसे कहा ना कि जब मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हें जरूर चाउमीन बनाकर खिलाऊंगी। हाँ श्रुति, आज माँ ने पालक की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी, खाकर तो देखो। नहीं नहीं, मैं पालक की सब्जी नहीं खाऊंगी। अगर आपने मेरे लिए चाउमीन नहीं बनाई तो मैं भूखे पेट ही सोऊंगी। मनोरमा की दोनों जुड़वा बेटियां भले ही दिखने में एक जैसी हो, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहां महक शांत, सीधी साधी और चीजों को समझने वाली लड़की थी, वहीं श्रुति बचपन से ही बहुत जिद्दी होती थी। श्रुति, महक, ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए कितनी सुंदर सुंदर गुड़िया लेकर आई हूँ। ये वाली महक के लिए और ये वाली श्रुति के लिए। माँ, मेरी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। थैंक यू माँ। माँ, आपने महक को इतनी सुंदर गुड़िया दी और मुझे इतनी गंदी गुड़िया। नहीं श्रुति बेटा, तुम दोनों की गुड़िया एक जैसी तो है। नहीं, हमारी गुड़िया एक जैसी नहीं है। उसकी गुड़िया देखो कितनी सुंदर है और मेरी गुड़िया, मुझे महक वाली गुड़िया चाहिए। श्रुति बेटा, वो महक की गुड़िया है ना? नहीं नहीं, मुझे चाहिए तो ये वाली गुड़िया ही चाहिए, वरना ये भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं श्रुति, तुम मेरी गुड़िया रख लो और मैं तुम्हारी गुड़िया रख लेती हूँ। मैं तुम्हें अपनी गुड़िया क्यों दूँ? तुम्हारी वाली भी मेरी है और मेरी वाली भी मेरी है। श्रुति उन दोनों गुड़िया को अपने साथ ले जाती है, जिसे देख मनोरमा, महक बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी गुड़िया ले आऊंगी।
नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं। ये गुड़िया भी आपने घर खर्च के पैसों से ली है। जब आपके पास पैसे होंगे तब आप मुझे दिला देना। महक बेटा, तुम इतनी सी उम्र में इतनी समझदार कैसे बन गई? काश श्रुति भी तुम जितनी समझदार होती। मनोरमा मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटियों को पाल पोस कर साथ ही अच्छी शिक्षा भी देती है। जहां महक को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक था और वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, वहीं श्रुति को पढ़ाई लिखाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसे बस मॉडल और एक्ट्रेस बनना था। ऐसे ही समय गुजरता है और ये दोनों जुड़वा बहनें बड़ी हो जाती है। ये देखो माँ, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। बस शहर में रहने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। तू फिक्र मत कर महक बेटा, इतने सालों से मैंने पैसे जोड़े थे। अब वही पैसे तेरे शहर में रहने के लिए काम आएंगे। मनोरमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी श्रुति आती है। अरे श्रुति बेटा, कहाँ चली गई थी तू सुबह सुबह? तुझे पता है तेरी बहन ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर साल हजारों बच्चे टॉप करते हैं। आप ये सब छोड़ो माँ, आप तो जानती हो कि मैंने कुछ समय पहले अपनी फोटोज एक बड़ी मॉडल कंपनी में भिजवाए थे। उन्हें मेरी फोटोज पसंद आ गई, इसलिए अब वो मुझे मॉडलिंग के लिए शहर बुलाना चाहते हैं। मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। क्या 1 लाख रुपए? लेकिन बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे इसका क्या मतलब है? आप दोगी। इतने सालों से जो आपने पैसे जोड़ रखे हैं, उनका क्या अचार डालना है आपको? वो पैसे मैंने महक की पढ़ाई के लिए जो रखे हैं, ताकि वो डॉक्टर बन सके, ना कि तेरी तरह इस मॉडलिंग के लिए। माँ, बस भी करिए। तो चुप कर महक, बचपन से देखती आई हूँ, इसने हमेशा तुझसे हर एक चीज छीनी है, लेकिन आज बात तेरी भविष्य की है। मैं इसकी मॉडलिंग के चक्कर में तेरा भविष्य खराब नहीं कर सकती। मैं तो जानती ही थी कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। शुरू से ही आपको अपनी संस्कारी बेटी ही प्यारी है, ना कि मैं जा रही हूँ। इतना करके श्रुति गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। माँ, आप वो पैसे श्रुति को ही दे दीजिए। महक बेटा, ये तू क्या कह रही है? तू जानती है ना? हाँ माँ, मैं जानती हूँ वो पैसे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अपने लिए श्रुति के सपनों की कुर्बानी नहीं दे सकती। जैसे मेरा सपना बचपन से डॉक्टर बनने का था, वैसे ही उसका सपना बचपन से मॉडलिंग करने का था। माँ, अगर एक बार श्रुति मॉडल बन गई तो फिर मैं कुछ समय बाद भी अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं डॉक्टर बन गई और वो मॉडलिंग के लिए शहर नहीं जा पाई तो वो आगे जाकर कभी भी मॉडलिंग नहीं कर सकती। माँ प्लीज़ मान जाओ ना। महक के बार बार समझाने पर मनोरमा मान जाती है और वो सारे पैसे उठाकर श्रुति को दे देती है। श्रुति, तुम शहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ अपना ख्याल रखना और हर किसी पर भरोसा मत करना। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह समझ रही हो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। श्रुति बेटा, बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो वो बच्चा ही रहता है। अपना ख्याल रखना और हाँ, हमें कॉल करते रहना। श्रुति ट्रेन पकड़कर सीधा मॉडलिंग के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर आ जाती है। श्रुति दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, इसलिए कुछ ऑडिशन देकर श्रुति मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट हो जाती है। शुरुआत के दिनों में श्रुति हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी जुड़वा बहन महक और माँ को कॉल किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे श्रुति अब ऊंचे मकाम में पहुंचने लगी तो वो अपनी माँ और जुड़वा बहन को धीरे धीरे भूलने लगती है। महक बेटा, 1 हफ्ता होने को आ गया है और श्रुति से बात ही नहीं हो पाई। जरा कॉल तो करके देखो उसे। महक श्रुति को कॉल करती है। 5 से 6 बार कॉल करने पर श्रुति महक का कॉल उठाती है। श्रुति, तू कहाँ थी? कितनी बिजी है तू? मैं तुझे कब से कॉल कर रही हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुमसे ही कॉल पर बात करती रहूं। हर थोड़ी देर में मुझे किसी ना किसी जगह पर शूट के लिए जाना होता है, समझी तुम? अब रखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहकर श्रुति कॉल कट कर देती है। श्रुति का ऐसा बर्ताव देख मनोरमा और महक को काफी दुख पहुंचता है। श्रुति की इन्हीं सब हरकतों की वजह से अब धीरे धीरे मनोरमा की तबीयत खराब रहने लगती है। माँ, खाना खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी तो खानी है।
मेरी बच्ची, तू क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रही है? आज नहीं तो कल मुझे भगवान के पास जाना ही है। ऐसा नहीं होगा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अपनी माँ के बीमार पड़ जाने के चक्कर में महक अब आसपास की जगह पर नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है और एक छोटी सी कंपनी में काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा चलाती है। इसी बीच श्रुति एक काफ़ी फेमस मॉडल बन चुकी थी और अपने इस काम के चलते श्रुति अब धीरे धीरे अपनी जुड़वा बहन और माँ से रिश्ता खत्म करना शुरू कर देती है। माँ की तबीयत बहुत खराब है, कम से कम एक बार तो उनसे मिलने के लिए आ जाओ। मेरे पास इन फालतू कामों के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। क्या कहा तुमने? माँ से मिलना तुम्हारे लिए फालतू काम है? जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, सारी जवानी मेहनत मजदूरी करके हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किया, कामयाब बनाया, और तुम उनसे ही नहीं मिलना चाहती? अपना फालतू का ज्ञान अपने पास रखो, समझी तुम? श्रुति के ऐसे बर्ताव से अब धीरे धीरे महक भी उसे कॉल करना बंद कर देती है और ऐसे ही काफ़ी समय गुजर जाता है। लेकिन वहीं मनोरमा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। श्रुति एक शूट के सिलसिले में अपने गांव के पास वाले शहर में आई होती है। जैसे ही ये बात मनोरमा को पता चलती है, मुझे श्रुति के पास एक आखिरी बार ले चल, मैं उसे जाने से पहले देखना चाहती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको श्रुति के पास ले चलती हूँ। महक और मनोरमा अच्छे से जानते थे कि श्रुति उनसे नहीं मिलेगी, इसलिए जहाँ पर श्रुति का शूट हो रहा था वहीं पास में ही महक मनोरमा को ले जाती है और मनोरमा चोरी चुपके से अपनी बेटी को देखने लगती है कि तभी मनोरमा की नज़र श्रुति के सर के ऊपर लगे एक स्पॉटलाइट पर जाती है जो श्रुति पर गिरने वाली होती है, जिसे देख मनोरमा भागी भागी श्रुति के पास जाती है और उसे धक्का दे देती है, जिसके चलते श्रुति तो बच जाती है, लेकिन स्पॉटलाइट सीधा मनोरमा के सिर पर गिरती है, जिसके चलते मनोरमा के सर से काफी खून निकलने लगता है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर लिया? श्रुति बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? देखा तुमने, जिस माँ से तुम मिलना तक नहीं चाहती थी, आज उसी माँ की वजह से तुम जिंदा हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी जुड़वा बहन हो। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। ये मुझसे क्या हो गया माँ? मुझे माफ़ कर दो माँ। अमीरी और कामयाबी ने मुझे इतना घमंडी बना दिया कि मैं तुम्हें और अपनी जुड़वा बहन को ही भूल गई। श्रुति जल्दी से अपनी माँ को नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाती है और बेस्ट डॉक्टर से अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाती है। कुछ दिनों में मनोरमा अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं महक भी अपनी जुड़वा बहन श्रुति को माफ़ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों जुड़वा बहन और उनकी माँ एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।